हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, अपन ने जो है ऋग्वेदिक काल पूरा खत्म कर दिया था। मैंने उसका आर्थिक जीवन बताया था आप लोगों को, सामाजिक जीवन मतलब सोशल लाइफ बताई थी आप लोगों को, राजनीतिक जीवन मतलब पॉलिटिकल लाइफ भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। ठीक है, उसके बाद एक धार्मिक जीवन था। ठीक, तो यहाँ तक अपना ऋग्वेदिक काल पूरा खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं उत्तर ऋग्वेदिक काल या उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक काल या पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, तो ये चलेगा 1000 से 600 बीसी तक, मतलब 1000 to 600 बीसी। इसके पहला जो ऋग्वेदिक काल था, वो ऋग्वेदिक काल जो अपना चला था दोस्तों, वो चला था 1500 से लेके 1000 बीसी, मतलब 1500 to 1000 बीसी। अब जो चलेगा अपना वो चलेगा 1000 to 600 बीसी। ठीक है, ये है पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड। पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड मतलब उत्तर वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वेदिक काल अपन लोग पढ़ चुके हैं। ऋग्वेदिक काल मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था। अब बात करते हैं, देखिए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जैसे ऋग्वेदिक पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो ऋग्वेदिक पीरियड में भी उनकी सोशल लाइफ थी, उसके बाद दोस्तों आगे पॉलिटिकल लाइफ थी। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही इनकी भी सोशल लाइफ रहेगी, इनकी भी पॉलिटिकल लाइफ रहेगी। ठीक है, परंतु दोनों में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। कैसा कि जो ऋग्वेदिक पीरियड में जो लोग रहते थे, जो पीपल थे वहाँ पे, लोग थे, जनता थी, वे जो थे वहाँ पे जो राजा हुआ करता था वो कबीले में रहता था और ज़्यादा स्वेच्छाचारी नहीं था और ज़्यादा उसको शक्ति प्राप्त नहीं थी, मतलब उसके पास पावर नहीं था। ठीक है, मतलब जो राजा था उसके पास ज़्यादा पावर नहीं थी, कर लगाया नहीं, टैक्स लगाने का उसको हक नहीं था। टैक्स जो थे वो लोग जो देते थे वो अपनी मन से टैक्स दिया करते थे। स्थायी सेना नहीं थी, है ना, स्थायी मतलब परमानेंट सेना उसके पास नहीं थी। और युद्ध के समय कुछ सेनाओं या कुछ व्यक्तियों को ले लेते और उनको क्या बोलते थे, मिशी लिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी स्थायी सेना आ जाएगी, उसके बाद बहिर्गोत्री विवाह मतलब गोत्र के बाहर विवाह भी करने लग जाएगी। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं अपन उत्तर वैदिक काल। इसका जो डीडीएल है, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन है वो मैंने आप लोगों को पहले दूसरे लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब जो है ये आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन चलेगा अपना। चलिए बात करते, देखिए उत्तर वैदिक काल आप लोगों को पता है कि 1000 से 600 बीसी मतलब 1000 to 600 बीसी तक ये चलेगा। ठीक है, इसमें मैं आर्थिक जीवन की बात करूं मतलब इकोनॉमिकल लाइफ। ठीक है, तो पशुपालन 4 पॉइंट रहते हैं इसमें, पशुपालन, कृषि, उद्योग और वाणिज्य व्यापार। आप लोगों को पता है कि जो ऋग्वेदिक पीरियड था उसमें जो पशुपालन था वो प्राथमिक पेशा था, मतलब जो कृषि थी वो जो कृषि द्वितीयक पेशा था, वो लोग कृषि सही से नहीं करते थे, परंतु यहाँ पे जो कृषि थी ये प्राथमिक पेशा हो गया। ऋग्वेदिक पीरियड में पशुपालन था प्रमुख पेशा, इसमें पशुपालन द्वितीयक पेशा हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड में जो कृषि थी वो द्वितीयक पेशा था, इसमें प्राथमिक पेशा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को फसल की ज्यादा जानकारी हो गई थी, इसलिए फसलों के उत्पादन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है इतने में, मतलब जो क्रॉप जो हो गए वो बढ़ जाएगी, फसल वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें, सिंचाई के साक्ष्य मिलेंगे, नहर के साक्ष्य मिलेंगे, और सिंचाई के साक्ष्य कहां से मिलते हैं तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्यों मिले, इसके पहले क्यों नहीं मिले? क्योंकि अथर्ववेद जो लिखा गया है वो लिखा गया है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में एक ही वेद लिखा गया है और उसको क्या बोलते हैं अपन, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए तो पशुपालन द्वितीयक पेशा हो जाएगा, जो कृषि है वो प्राथमिक पेशा हो जाएगा। ठीक है, उद्योग जो है ऋग्वेदिक पीरियड की बात करूं तो उद्योग उसमें शिल्प उद्योग थे, तांबा उद्योग थे, मृदा उद्योग थे। ठीक है, परंतु ऋग्वेदिक काल के लोगों के, ऋग्वेदिक पीरियड के लोगों को लोहा, सोना, चांदी इनका ज्ञान नहीं था, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में मस्ट ऑफ पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में दोस्तों आते आते इन लोगों को लोहे का ज्ञान हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बन चुका है कि ऋग्वेदिक पीरियड के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आयरन का ज्ञान नहीं था, मतलब लोहे का ज्ञान नहीं था। आभूषण हो गए थे, यहाँ पे आभूषण बनाने लग गए थे, आभूषण का ज्ञान था। आभूषण काय काय के थे, सोने और चांदी के। क्लियर इतनी बात। चल वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार वो होता है दोस्तों जो उद्योग धंधे में जो वस्तु खरीदी जाती है और बेची जाती है। ठीक है,
उस समय जो है पैसा तो हुआ नहीं करता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। तो विनिमय क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदना, ठीक है। क्योंकि पैसे यहां पर भी नहीं थे उत्तर वैदिक काल में, ना ऋग्वैदिक पीरियड में पैसे थे और ना ही पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में पैसे हैं, ठीक है। माप का ऐसे होती थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में कि एक माप की इकाई थी और उसको बोलते थे दोस्तों द्रोण। क्या बोलते थे? द्रोण। तो माप की इकाई क्या थी? द्रोण थी। आगे बात करते, वाणिज्य व्यापार था वो आंतरिक भी था और बाह्य भी था। आंतरिक मतलब अपने एरिया में, है ना, अपने ही देश की जगह में, ठीक। बाह्य मतलब बाहर के लोगों में भी व्यापार था, परंतु ये प्रत्यक्ष नहीं था, ये था क्या? अप्रत्यक्ष। मतलब जो बाह्य व्यापार था वो डायरेक्ट ना होकर कैसा था? इनडायरेक्ट था, ठीक है। तो ये तो हुआ इनका आर्थिक जीवन। पशुपालन द्वितीयक पेशा था, कृषि जो है वो प्राथमिक पेशा था, मतलब प्राइमरी कंडीशन थी इनकी। फसल में वृद्धि हुई थी। सिंचाई के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? अथर्ववेद से मिलते हैं, ठीक है। उद्योग जो है लोहे का ज्ञान हो गया था। वाणिज्य व्यापार आंतरिक और बाह्य था, बाह्य अप्रत्यक्ष था, ठीक। वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी क्योंकि पैसे नहीं थे, और माप कैसे होती थी? द्रोण से होती थी। क्लियर इतनी बात? चले आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं तो अपन ने ये आर्थिक जीवन इनका पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों काय की, बात करते हैं यहाँ पे राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन किसका? उत्तर वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल का तो अपन पढ़ चुके हैं, तो उत्तर वैदिक काल का दोस्तों मैं बात करता हूं क्या? राजनीतिक जीवन, ठीक है। राजनीतिक जीवन ऋग्वैदिक पीरियड जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस आया था। कैसा? देखिए, सबसे पहली अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां मैं लिखूं माफ कीजिएगा, राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन मतलब दोस्तों पॉलिटिकल लाइफ इनकी। पॉलिटिकल लाइफ में पहला हो जाएगा स्वरूप। स्वरूप मतलब डिजाइन। तो स्वरूप जो है वो राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। तो यहां पे दोस्तों जो राजा था वो क्या था? प्रमुख था। और राजा प्रमुख होगा तो यहां पे जो स्वरूप था वो था पितृसत्तात्मक। क्या था? सत्तात्मक, ठीक है। मतलब पुरुषों को ज्यादा प्रधानता दी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में मात्र सत्तात्मक था, ऋग्वैदिक पीरियड में पितृसत्तात्मक, और पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में भी पितृसत्तात्मक, ठीक है। स्वरूप के बाद दोस्तों मैं बात करूं दूसरा जो है प्रमुख कौन था, तो प्रमुख कौन था दोस्तों? राजा था, ठीक है। प्रमुख कौन था? राजा। मतलब राजा जो है इसको कर लगाने की शक्ति हो गई थी, ठीक है। कर लगाया जा सकता था किसके द्वारा? राजा के द्वारा। अब तीसरा पॉइंट बनता है, वो बनता है मंत्री, ठीक है। मंत्री मैंने आप लोगों को ऋग्वैदिक पीरियड में बताया था कि दो मंत्री इंपॉर्टेंट थे। वो कौन कौन से थे? तो एक तो था पुरोहित और एक सेनानी। ऋग्वैदिक पीरियड में मंत्रियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 12। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे? पुरोहित और सेनानी। परंतु उत्तर वैदिक काल में जो पुरोहित और सेनानी तो थे ही सही, परंतु दो और इंपॉर्टेंट आ गए थे मंत्री। उनका नाम था भागदूत और समाहर्ता, ठीक है। एक था भागदूत और एक समाहर्ता। भागदूत जो था दोस्तों ये कर का संग्रह करता था। मतलब कर, एक बलि नाम का कर लिया जाता था। बलि मतलब ऐसा नहीं किसी की बलि देके कर लेना, है ना। बलि मतलब जो कृषि से संबंधित एक कर था, मतलब टैक्स था वो कृषि का। और भागदूत नाम का एक मंत्री वो कर का संग्रह करता था, ठीक है। समाहर्ता जो था ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। कोषाध्यक्ष मतलब कोष का क्या था? ये अध्यक्ष, मतलब जो मनी थी उनके ये डायरेक्टर थे, है ना। तो भागदूत जो है ये कर लेते थे लोगों से और उनको रखता कौन था? समाहर्ता। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगला फोर्थ पॉइंट में बात करूं दोस्तों तो एक आएगा राजत्व का सिद्धांत। मतलब राजा का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? यह मैंने आप लोगों को वैदिक ग्रंथों में पढ़ाया था कि वैदिक ग्रंथों में एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम था ऐतरेय ब्राह्मण। और ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व के सिद्धांत की बात कही गई थी। मतलब दोस्तों दिशाओं के आधार पर राजाओं के नाम रखे करते थे, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं नाम क्या होते थे पिछले लेक्चर में ना। तो राजत्व के सिद्धांत की बात यहां पे की गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इसको मिटा देते हैं अपन।
अगला जो पॉइंट बनेगा अपना पांचवा, वो रहेगा दोस्तों न्याय। न्याय में कुछ नहीं करना है। ऋग्वैदिक पीरियड में जो न्याय था, वो न्याय किसके लिए था? गाय के लिए। गाय की चोरी करने वाला क्या कहलाता था? पणी। और गाय की चोरी करने के, माफ कीजिएगा, गाय की चोरी रोकने के लिए दो विभाग बनाए गए थे, स्पर्श और उग्र। यहां पे विभाग का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि न्याय का प्रमुख कौन था? राजा। ठीक है, मतलब राजा ही मेन आदमी रहेगा, वही पूरा डिसीजन लेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। फिर मैं बात करूं विभाजन कैसा था। विभाजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे छोटी इकाई जी थी वो थी ग्राम, मतलब सबसे छोटी थी कुल, फिर ग्राम, फिर विस और फिर जन। देखिए बता देता हूं, जो ऋग्वैदिक पीरियड की बात करूं तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। उससे बड़ी दोस्तों ग्राम, मतलब बहुत सारे कुल से मिलकर क्या बनते थे? ग्राम। और ग्राम के बाद बनते थे दोस्तों विस, और विस को बोलते थे दोस्तों जिला। ठीक है, ग्राम पता है। अब आप लोगों को डाउट होगा कि कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद तो तहसील होना करता था, जनपद, तहसील हुआ करती थी। तो तहसील नहीं हुआ करती थी, तहसील की जगह पे क्या होते थे? जिला हुआ करते थे, मतलब विस हुआ करते थे। ठीक है, और उसके बाद विस से मिलकर बना होता था जन। ठीक है, कुल, ग्राम, विस और जन। जो कुल का जो प्रधान था उसको बोलते थे दोस्तों कुलपति। ठीक है, मतलब जो मेन हेड था उसे कुलपति बोलते थे। ग्राम का जो मुखिया था उसको बोलते थे ग्रामीणी। ठीक, विस का जो मुखिया था उसको बोलते थे विसपति। ठीक है, और जन का जो मुखिया था उसे बोलते थे जनस्य गोपा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? जन का जो प्रमुख था उसे क्या बोलते थे? जनस्य गोपा। ठीक, चलिए तो यहां पे अपन लिख देते हैं जनस्य गोपा। ये जो विभाजन था दोस्तों, ये ऋग्वैदिक पीरियड का था। ठीक है, ये काहे का था? ऋग्वैदिक पीरियड का। मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऋग्वैदिक पीरियड में विभाजन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो जन थी। ठीक है, परंतु दोस्तों उत्तर ऋग्वैदिक पीरियड में आते आते सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई थी? वो हो गई थी जनपद। क्या हो गई थी दोस्तों? जनपद। तो ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो सबसे बड़ी इकाई जन, परंतु पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो सबसे बड़ी क्या है? जनपद। मतलब ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई जन, और इधर क्या है? जनपद। जनपद दोस्तों जो है वो जन प्लस जन से मिलकर बना होता था, मतलब दो या दो से अधिक जन मिलकर क्या बनते थे दोस्तों? जनपद। क्लियर है इतनी बात? दो इंपॉर्टेंट जनपद थे, वो कौन कौन से थे? देखो, पहला, ये जो जनपद यहां से स्टार्ट करते हैं, पहला था कुरु और दूसरा था पांचाल। ठीक है दोस्तों, दो जनपद वेरी 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 इंपॉर्टेंट थे, एक था कुरु और एक पांचाल। पहले तो आप याद ये रखिए कि जनपद किससे बनता था? तो दो या दो से अधिक जन से मिलकर क्या बनता था? जनपद। ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन। और उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई क्या थी दोस्तों? जनपद। अब ये जो कुरु और पांचाल था, ये दो इंपॉर्टेंट जनपद थे। ये बनते थे काय से? जो भरत प्लस पुरु से मिलकर बना होता था दोस्तों कुरु। ठीक है, कुरु जनपद जो है ये कुरु है। ठीक है, कुरु जो है वो भरत प्लस पुरु से मिलकर बना था। और पांचाल जो है ये बना था दोस्तों क्रीवी प्लस तुर्वस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कुरु और पांचाल दो जनपद थे। किसमें? उत्तर ऋग्वैदिक काल में। कुरु जो है भारत प्लस पुरु से मिलकर बना था, और पांचाल जो है क्रीवी प्लस तुर्वस। तो उत्तर ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो जनपद थी। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में जन थी। ठीक, तो ये तो हो गया दोस्तों क्या? विभाजन। आगे की बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो है ये इनका राजनीतिक जीवन बताया। राजनीतिक जीवन अगर आप लोगों को एमपीपीएससी प्री में पूछे तो, माफ कीजिएगा, एमपीपीएससी अगर मेन में पूछे तो पहला लिख देना स्वरूप, दूसरा पॉइंट लिख देना दोस्तों प्रमुख कौन था? राजा, तीसरा पॉइंट लिख देना न्याय, चौथा पॉइंट लिख देना दोस्तों सेना, पांचवा पॉइंट लिख देना संस्थाएं, और छठा पॉइंट आप लोग लिख देना यहाँ पे राजत्व का, अरे माफ कीजिए, राजत्व का सिद्धांत। जो सातवां पॉइंट रहेगा दोस्तों, वो सातवां पॉइंट रहेगा अपना महिला
दशा। ठीक है, तो इतने आप लोग पॉइंट लिख देना। इसमें एक 8वां पॉइंट और बन जाएगा, और 8वां पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, विभाजन। इतना भी आप लोगों ने लिख दिया तो एक नंबर आप लोगों का कटना नहीं है। ठीक है, चल ये तो हुआ राजनीतिक जीवन। अब अपन बात करते हैं दोस्तों सामाजिक जीवन की। यहां अपन हेडिंग डालते हैं सामाजिक जीवन, और सामाजिक जीवन को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, सोशल लाइफ। ठीक है, ये हो गया सोशल लाइफ। ठीक है, मतलब समाज के लोगों का जीवन कैसा था। तो सबसे पहले तो यही आएगा कि सबसे पहला पॉइंट सभी में यही लिखना है, स्वरूप। और स्वरूप कैसा था दोस्तों, वो स्वरूप था पितृसत्तात्मक। ठीक है, मतलब पुरुषों की क्या थी दोस्तों, प्रधानता थी। स्वरूप में पुरुषों की क्या थी दोस्तों, प्रधानता थी। ठीक, चले दूसरा पॉइंट जो बनेगा अपना, वो बनेगा दोस्तों महिला दशा। तो महिला दशा कुछ जगह अच्छी थी और कुछ जगह क्या थी, खराब। उत्तर वैदिक काल में महिला दशा जो अच्छी थी उसकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक अच्छी थी और एक क्या थी, खराब थी। ठीक है, अच्छी कैसे थी, तो अच्छी इसलिए थी दोस्तों कि यहाँ पे जो है महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो महिलाओं को कहा जाता था दोस्तों क्या, विदुषी। ठीक है, और उसके बाद कुछ महिलाएं थी, उनका नाम था मैत्रेयी, कात्यायनी और गार्गी। ठीक है, ये महिला हुआ करती थी, मैत्रेयी, कात्यायनी और गार्गी। और महिलाओं को दोस्तों यहाँ पे महिलाएं जो थी इनको था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भी था किनको, महिलाओं को। ठीक है, तो ये अच्छी दशा थी इनकी। महिलाओं को क्या बोलते थे, विदुषी। महिलाओं के नाम मैत्रेयी, कात्यायनी और गार्गी। और महिलाओं को काय का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। परंतु खराब दशा की बात करते हैं। देखिए खराब दशा क्या थी, तो खराब दशा में यहां अपन हेडिंग डाल देते हैं खराब दशा। तो खराब दशा में दोस्तों महिलाओं की जो है पासा या जुआ से तुलना करने लग गए थे। ठीक है, तो जुआ खेलना गलत बात है, पासा खेलना भी गलत बात है ना। पासा या जुआ लगभग एक ही बात होती है। तो जुआ मतलब होता है सट्टा, है ना। तो जुआ या बेट जो रहती है ना, बेटिंग लगती है वो, तो जुआ जो रहता है दोस्तों वो खराब चीज होती है। तो खराब दशा में जुए की तुलना किससे कर लगे थे, वो महिलाओं से करने। तो महिलाओं का कंपैरिजन कैसे होता था, जुआ से होता था। ठीक, उसके बाद दोस्तों दूसरी बात करते हैं, तो महिलाओं की जो तुलना थी वो शराब से भी हुआ करती थी। ठीक है, तो महिलाओं का कंपैरिजन कैसे होता था, शराब से हुआ करता था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चल आगे बात करते हैं। इस उत्तर ऋग्वैदिक काल में दोस्तों, या उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह स्टार्ट हो गए थे और उपनयन संस्कार जो थे ये समाप्त हो गए थे। ठीक है, तो बाल विवाह जो है मतलब छोटी उम्र में बाल विवाह होने लग गए थे, परंतु उपनयन क्या थे, संस्कार खत्म हो गए थे। ठीक, अगला पॉइंट जो बनता है अपना वो बनता है दोस्तों खान पान। तो खान पान में कुछ नहीं करना है, लोग थे वेज प्लस नॉन वेज, मतलब शाकाहारी प्लस मांसाहारी। ठीक है, इतनी ही बात लिखना है। चल सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामाजिक जीवन में वो बनेगा दोस्तों गोत्र। ठीक है, गोत्र आप लोगों को पता है अपने जो हिंदू समाज में है दोस्तों, एक ही गोत्र में कभी भी शादी नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब किसी का एक ये गोत्र है, कोई सा भी गोत्र अगर मान लेते हैं और वो उसी गोत्र में शादी नहीं कर सकता, क्योंकि गोत्र एक ही गोत्र के भाई बहन मानते हैं अपने हिंदू धर्म में, है ना। तो दोस्तों गोत्र की अगर बात करूं, धर्म सभी अच्छे हैं, किसी धर्म में टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, परंतु जो कुछ धर्म ऐसा रहता है जो एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बहिर्गोत्रीय विवाह का क्या हो गया था, यहाँ पे प्रचलन हो गया था। मतलब ठीक है, मतलब अपने से अलग गोत्र में विवाह के प्रचलन हो गए थे। ठीक है, मतलब लोग अपने खुद के गोत्र में विवाह नहीं करते। ऋग्वैदिक पीरियड में अपने गोत्र में समगोत्री विवाह हो जाता था, परंतु उत्तर ऋग्वैदिक पीरियड में, या बात करूं दोस्तों पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में या उत्तर वैदिक काल में, बहिर्गोत्री विवाह का क्या हो गया था, प्रचलन। तो ये परीक्षा में आ चुका है कि दोस्तों बहिर्गोत्री विवाह का प्रचलन किस काल में था, तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये हो गया दोस्तों अपना सामाजिक जीवन।
अब अपन बात करते हैं काय की धार्मिक जीवन की। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, धार्मिक जीवन मतलब श्रद्धा भावना वगैरह जो भी रहेगी। ठीक है, तो धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन था दोस्तों इनका इहलौकिक प्लस पारलौकिक। ठीक है, इहलौकिक प्लस पारलौकिक। ऋग्वैदिक पीरियड में इनका धार्मिक जीवन कैसा था, इहलौकिक। इहलौकिक मतलब दोस्तों वर्तमान में विश्वास करना, और पारलौकिक मतलब दोस्तों दूसरे जन्म में भी विश्वास करना, दूसरे जन्म में विश्वास। क्लियर है? दूसरा जन्म मतलब ऐसा बोलते हैं कि दोस्तों किसी को नहीं दफनाया या कोई असमय मृत्यु किसी की हो गई, ठीक है, अनवांटेड डेथ हो गई किसी की, तो वो बोलते थे कि वो भूत बन जाता था, स्पिरिट बन जाती थी, वो आत्मा बन जाती थी। ठीक है, और आत्मा बन जाती थी तो दोस्तों लोगों को परेशान करती थी, तो परेशान करती थी तो तांत्रिक बाबा को बुलाते थे, वो जादू टोना करते थे, वो वशीकरण करते थे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में आते आते लोगों के मन में अंधविश्वास फैल गया था। ठीक है, यह मैंने आप लोगों को अथर्ववेद में पढ़ाया था कि अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे, ब्रह्मा, और अथर्ववेद में सभा प्लस समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। और अथर्ववेद में ही दोस्तों जादू टोना, वशीकरण और झाड़ फूक की बात कही गई है। ठीक है, तो अथर्ववेद कब लिखा गया, तो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। और उत्तर वैदिक काल में जो दोस्तों इहलौकिक के साथ लोग क्या हो गए थे, पारलौकिक मतलब दूसरे जन्म में विश्वास करने लग गए थे। ठीक है, चल आगे की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में देवताओं के स्थान में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, देवताओं के स्थान में क्या हो गया था, परिवर्तन हो गया था। तो देवताओं के स्थान में परिवर्तन कैसे हो गया, देखिए ऋग्वैदिक काल में इंपोर्टेंट देवता एक इंद्र थे, एक वरुण थे। ठीक है, तो इसमें भी वही रहेंगे। देखिए बात करते हैं, यहां पे इंद्र, अग्नि और वरुण। मैं आप लोगों को दोनों काल को लेके चलेंगे, और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक पीरियड भी लेके चलेंगे, पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड भी चलेंगे ना। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, ये जो है इधर की बात है, ये है पूरी ऋग्वैदिक काल की, और इधर मैं बात करूंगा तो ये रहेगी अपनी उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, ये रहेगी अपनी कौन सी, उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों इंपोर्टेंट क्या था, इंद्र, अग्नि और वरुण, तीन इंपोर्टेंट देवता मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र का कितनी बार उल्लेख है, 250 बार। इंद्र को बोलते थे पुरंदर। अग्नि का कितनी बार उल्लेख है, 200 बार। पुरुष और देवताओं के मध्यस्थता की भूमि कौन निभाती थी, अग्नि। ठीक है, मतलब अग्नि जो है दोस्तों जमीन पे आग रहती थी, ठीक है, ऊपर जो चलती थी तो वो बिजली हो जाती थी, और ऊपर जाती तो वो सूर्य हो जाती, सूर्य की किरण। ठीक है, क्लियर इतनी बात। और वरुण जो था ये ऋतुओं के देवता था, इन्हें बोलते थे ऋतस्य गोपा। ठीक है, तो इंद्र को दोस्तों, इंद्र को बोलते थे ब्रह्मा, और ब्रह्मा मतलब सृष्टि के निर्माता। ठीक है, अग्नि जो है इसको बोलते थे दोस्तों विष्णु, विष्णु मतलब संरक्षक, जो सभी की रक्षा करते हैं। ठीक है, वरुण मतलब दोस्तों महेश, और महेश मतलब दोस्तों विनाशक मतलब नष्ट करने वाले। ठीक है, तो देवताओं के नाम में परिवर्तन हो गया था कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र बोलते थे, और उत्तर वैदिक काल में इंद्र को ब्रह्मा बोलते थे। ब्रह्मा मतलब जिसने सृष्टि का निर्माण किया। अग्नि जो है उनको बोलते थे विष्णु, और विष्णु मतलब जो संरक्षक थे या रक्षा करते थे। वरुण को बोलते थे महेश, महेश मतलब जो विनाशक होते हैं। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन देवताओं के आप लोगों ने नाम सुनोगे। तो ब्रह्मा जो है वो निर्माता है सृष्टि के। आप लोगों को पता है कि अजमेर में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, पुष्कर मंदिर। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, विष्णु जो है वो संरक्षक थे, और महेश जो थे वो क्या थे, विनाशक थे। ठीक है, तो देवताओं के स्थान में परिवर्तन हो गया। अब देखो बात करते हैं, अब उत्तर वैदिक काल की अपन देखते हैं पूजा पद्धति, मतलब पूजा कैसे करते थे। तो पूजा जो है दोस्तों, पूजा या श्रद्धा जो भी है, तो इनकी पूजा पद्धति में परिवर्तन हो गया था। कैसा परिवर्तन हो गया था, तो मैं बात करूं दोनों काल की, तो एक होता है ऋग्वैदिक पीरियड और एक होता है पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड।
मतलब एक होता है ऋग्वेदिक काल और दूसरा क्या होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में दोस्तों देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है, मतलब देवताओं को खुश करने के लिए उनकी क्या करते थे, पूजा। परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते लोग क्या करने लगे, यज्ञ करने लगे, ठीक है। तो यज्ञ का प्रधानता यहाँ पे ऋग्वेदिक काल में नहीं थी, उसकी प्रधानता कहाँ थी, उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेदिक पीरियड में लोग पूजा करते थे, ठीक है, परंतु पोस्ट ऋग्वेदिक काल में क्या करते थे, लोग यज्ञ करते थे, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो समाज था या धार्मिक जीवन था, इहलौकिक के साथ साथ पारलौकिक भी था, ठीक है। अब दोस्तों यज्ञ तो अपन ने कर लिया कि यज्ञ करते थे, ठीक है, काय में करते थे, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड याद रखना, 1000 से 600 BC या 1000 से 600 ईसा पूर्व या 1000 to 600 BC। ये क्या चलता है इसमें चलता है पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। चलिए बात यज्ञ में दोस्तों सबसे पहला जो यज्ञ था वो था राजसूय यज्ञ, ठीक है। सबसे पहला यज्ञ कौन था, राजसूय यज्ञ, मतलब राजा का जो था राज्याभिषेक होता था जब ये यज्ञ किया जाता था। ये दोस्तों जितने भी यज्ञ बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, ठीक है। तो याद रखना, इनको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ क्या होता था, राजा के राज्याभिषेक के समय होता था, ठीक है। दूसरा मैं दोस्तों बात करूं तो एक यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, एक होता था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ दोस्तों राजा के यौवन प्लस शक्ति से संबंधित था। मतलब यौवन मतलब दोस्तों बात करते हैं जवान, ठीक है, मतलब जब राजा जवान हो जाएगा तो शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, उसकी मेंटलिटी जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, ठीक। तो बात करते हैं दोस्तों कि एक वाजपेयी यज्ञ में राजा के एक तो यौवन और एक शक्ति में वृद्धि होती थी जब यह यज्ञ किया जाता था, ठीक। तीसरा जो है वो तीसरा होता था दोस्तों अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया जाता था, तो ये किया जाता था दोस्तों साम्राज्य विस्तार के समय, ठीक है। साम्राज्य विस्तार के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था, तो वो होता था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अगला चौथा यज्ञ में बात करूं दोस्तों तो वो था अग्निष्ठोम यज्ञ, ठीक है। अग्निष्ठोम यज्ञ जो है दोस्तों ये सोम को समर्पित है, ठीक है, सोम को मैंने आप लोगों को बताया था कि सोमरस मतलब ऋग्वेदिक के 9वें मंडल में सोम की बात की गई है, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों अग्निष्ठोम यज्ञ सोम को समर्पित है। आगे मैं बात करूं पांचवा जो है लास्ट वाला वो है दोस्तों सोत्रामणि यज्ञ, ठीक है। सोत्रामणि यज्ञ किनको समर्पित है, तो ये दोस्तों इंद्र को समर्पित है। इंद्र देवता मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब सृष्टि के निर्माता, ठीक है। तो सोत्रामणि यज्ञ किनको समर्पित है, इंद्र को समर्पित है। इनको एक बार और याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। राजसूय यज्ञ किनको, राजसूय यज्ञ कब होता था, राजा के राज्याभिषेक के समय। वाजपेयी यज्ञ कब होता था, तो राजा के यौवन और शक्ति वर्धन के समय, शक्ति वृद्धि के समय। अश्वमेध यज्ञ कब होता था, तो अश्वमेध यज्ञ राज्य साम्राज्य विस्तार के समय हुआ करता था। इसमें अश्वमेध यज्ञ में अश्व मतलब होता है दोस्तों घोड़ा, तो घोड़ों की बलि दी जाती थी, ठीक है। अग्निष्ठोम यज्ञ किसको समर्पित है, तो सोम को समर्पित है, ठीक है। और सोत्रामणि यज्ञ किसको समर्पित है, इंद्र को समर्पित है, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों अपना इनका ऋग्वेदिक काल का क्या है, धार्मिक जीवन, मतलब पोस्ट ऋग्वेदिक काल का ये था धार्मिक जीवन। तो मैंने आप लोगों को उत्तर ऋग्वेदिक काल पूरा पढ़ा दिया है। इसका मैंने जो इंट्रोडक्शन है वो तो पहले लेक्चर में बता दिया था आप लोगों को, दूसरे लेक्चर में, परंतु इनके धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन बच गए थे तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। तो अब जो है दोस्तों एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में दोस्तों प्रमुख राजा था, परंतु ऋग्वेदिक, इनको एक बार कंबाइन करके बता देता हूं, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में दोस्तों जो राजा था वो प्रमुख नहीं था, ठीक है।
तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख कौन हो गया? राजा। ऋग्वेदिक काल में जो है दोस्तों कर नहीं लिया जाता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में कर लिया जाता था, जिसको बलि बोलते थे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था, देना ही था, आवश्यक था। ठीक है, उसके बाद जो है ऋग्वेदिक काल में दोस्तों बहिर्गोत्री विवाह प्रचलन नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल में बहिर्गोत्री विवाह प्रचलन हो गया था। इसमें कुछ यज्ञ करते थे, जो देवता होते थे दोस्तों उसमें इंद्र, वरुण और अग्नि हुआ करते थे। इधर इंद्र को बोलते थे ब्रह्मा, मतलब सृष्टि के निर्माता, अग्नि को बोलते थे विष्णु, विष्णु मतलब संरक्षक, रक्षा करने वाले, और दोस्तों आखिरी के जो वरुण, वरुण को बोलते थे महेश, मतलब सृष्टि का विनाश करने वाले। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलिए आगे की बात करते हैं। कुछ यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ क्यों हुआ करते थे? क्योंकि ऋग्वेदिक काल में जो था मेन आधार पूजा थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते दोस्तों ऋग्वेदिक पीरियड में पूजा करते थे, परंतु पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में दोस्तों क्या करते थे? यज्ञ करते थे। ये यज्ञ मैंने आप लोगों को 2-3 बार पढ़ा दिए हैं। सामाजिक जीवन में खान पान वही नॉन वेज और वेज रखना है। ठीक है, महिला दशा जो थी वो अच्छी थी। कुछ महिलाएं होती थी, हुआ करती थी मैत्रेयी, कात्यायनी और गार्गी। ठीक है, शिक्षा का अधिकार था महिलाओं को, परंतु खराब दशा कैसी थी? महिलाओं की तुलना कैसे करते थे? पासा या जुआ से, और उसके बाद शराब से उनकी तुलना करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्तर ऋग्वेदिक काल का या उत्तर वैदिक काल का अपना सामाजिक जीवन हुआ, धार्मिक जीवन हुआ और राजनीतिक जीवन हुआ। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूं कि अपन ने पढ़ कहां तक किया। सबसे पहले अपन ने दोस्तों ये पढ़ा था प्रागैतिक, यहां से स्टार्ट करते हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था आपने। और प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पाषाण काल, और पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद आया था दोस्तों अपना सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये पाषाण काल चला था, ये चला था 10 लाख ईसा पूर्व से, ये चला था दोस्तों 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता चली थी अपनी, ये चली थी दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता चली। उसके बाद आ गई थी अपनी वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में दोस्तों 2 सभ्यता थी। एक थी ऋग्वैदिक सभ्यता और एक थी दोस्तों उत्तर वैदिक सभ्यता। जो ऋग्वैदिक चली थी ये अपनी चली थी दोस्तों 1000, माफ कीजिएगा, 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक जो चली थी अपनी ये वाली, ठीक है, उत्तर वैदिक जो दोस्तों अपनी चली थी ये 1000 से 600 बीसी तक चली थी। तो अपन 600 बीसी तक पढ़ चुके हैं। कहां तक? उत्तर वैदिक काल में। ये पूरा सीरियल बाय सीरियल है ना, स्टेप बाय स्टेप, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। चलिए, कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों से नहीं बनेंगे, तो डिटेल सीरियल बाय सीरियल करते हैं ना। कि प्राचीन भारत में दोस्तों सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आया था। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आए थे। पाषाण काल कहाँ चले? 10 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। फिर सिंधु घाटी सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, या हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन आया था, वो चला था दोस्तों 1500 बीसी टू माफ कीजिएगा 2500 बीसी टू 1500 बीसी क्या चला? सिंधु घाटी सभ्यता। और फिर आया दोस्तों वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन कब चला? तो उसमें 2 थे, ऋग्वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड चला ये 1500 बीसी टू 1000 बीसी चला, और बात करते हैं पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड 1000 to 600 बीसी चला। तो अपना ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक पीरियड खत्म हो चुका है। इसके बाद जो आएगा दोस्तों वो आएगा दोस्तों आएगा पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, और पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड मतलब दोस्तों वैदिकोत्तर काल। ठीक है, यह आ जाएगा दोस्तों वैदिकोत्तर काल। वैदिकोत्तर काल मतलब वैदिक सभ्यता के बाद का काल। तो ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा दोस्तों 600 बीसी के बाद, क्योंकि 600 बीसी तक अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ना, क्वेश्चन आंसर लगाइए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।